नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज की वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के 100 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरी वीडियो के बाद आपके जो भी आपका स्कोर होता है 100 में, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस पूरी वीडियो में। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है और परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर आपके कवर हो सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, और इस वीडियो में सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। मतलब सीडीपी का जो सिलेबस है, आपका ध्यान दीजिएगा, सीडीपी का जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस से हर एक टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। ठीक है, लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, लगभग लगभग। ठीक, इन 100 एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग पूरी सीडीपी हम लोग रिवाइज करेंगे, पूरी सीडीपी रिवाइज करेंगे। ठीक है, और जो भी आपका स्कोर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सिर्फ 100 ही नहीं होंगे, इसके अलावा भी कुछ फैक्ट होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कम 110, 15, 20 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 110 या 115, 20 क्वेश्चन तक आपका हो जाएगा। ठीक, 100 एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, इसी तरह की वीडियोस के लिए डेसिमल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी का जो सपोर्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी के सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। और ये 100 एमसीक्यूज की दूसरी वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो और भी अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, उसे भी आप जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, काफी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं डेसिमल पर। ठीक, आप प्लेलिस्ट में जा करके, सीडीपी के प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, 100 एमसीक्यूज की ये वीडियो। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर इस स्लाइड में आपको, इस स्लाइड से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पावलाव का कुत्ता दौड़ा, थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा, कोहलर के चिंपैंजी पर। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन से आपको इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन तो आराम से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, बस इसी के बाद ही हम लोग शुरू कर रहे हैं एमसीक्यूज तुरंत इसी के बाद शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, यहां से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पावलाव ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? पावलाव ने किया था कुत्ते पर। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। ठीक, थॉर्नडाइक ने किस पर किया था प्रयोग? बिल्ली पर किया था। स्किनर ने किस पर किया था? चूहे पर किया था। और कोहलर ने किस पर किया था? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी या वनमानुस, दोनों में से कोई भी लिख करके आए, आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। चिंपैंजी हो या वनमानुस, दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। क्या था? सुल्तान, याद रखिएगा। तो इस स्लाइड से आपके चार क्वेश्चन आराम से तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोहलर का जो चिंपैंजी पर प्रयोग था, चिंपैंजी का नाम पूछा जाता है तो सुल्तान क्या होगा? सुल्तान। या हो सकता है चिंपैंजी ना पूछ करके वनमानुस हो, तो आप वनमानुस भी राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहां से आपके 5 क्वेश्चन तो तैयार हो गए। अगर सुल्तान नाम ले लिया जाए, ठीक है, अगर नाम पूछ लिया जाए चिंपैंजी का, तो आप सुल्तान बताएंगे। इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन यहां से इस स्लाइड से तैयार हुए। ठीक, तो एक बार फिर से देखिएगा। पावलाव का कुत्ता दौड़ा, थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा, कोहलर के चिंपैंजी पर। ठीक, इसको इसी तरीके से हंसी हंसी में आप लोग तैयार रखिएगा। यकीन मानिए एग्जाम हॉल में बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि थॉर्नडाइक की बिल्ली या स्किनर का चूहा क्या किसका था, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। बस इसको इसी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो पहला एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज देखते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहला एमसीक्यूज है आज का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है साइमन, बी है बिने, सी है स्पीयरमैन और डी है टर्मन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, स्पीयरमैन। क्या होगा? स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, सीडीपी में व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया? ध्यान दीजिएगा, यहां पर
आपसे वर्गीकरण पूछना है, वर्गीकरण किसने दिया है, ठीक है। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने दिया है? ऑप्शन ए है युंग, बी है सेल्डन, सी है क्रेशमर और डी है स्प्रैंगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन युंग, ठीक। युंग ने व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, क्या होगा? ए ऑप्शन। साथ ही साथ आपको इस स्लाइड में एक और बता दूं, एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि स्किनर ने चूहे के साथ साथ कबूतर पर भी एक्सपेरिमेंट किया, कबूतर पर भी एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। तो कबूतर काफी कम, थोड़ा कम पूछा जाता है, थोड़ा कम पूछा जाता है, ठीक है। चूहा ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा कबूतर को भी, ठीक। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है, देखिए 5 बने थे पिछले, अभी मैंने बताया एक क्वेश्चन और बन गया छठा कि कबूतर भी है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कबूतर भी है। तो इस तरीके से हम लोग पूरी वीडियो से कम 120-25 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक। तो देखिए इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया? युंग ने। किसने किया? युंग ने, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना। नोट कीजिएगा, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक। ऑप्शन ए है संवेदी गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था, ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से भी ओझल हो जाता है, ठीक है। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना, ये संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था की विशेषता है, संवेदी गामक अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये क्या कहलाता है? तो बात को समझिएगा, अगर पहले से सीखा हुआ अधिगम किसी भी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है तो क्या होगा? ऑप्शन ए है समस्या समाधान अधिगम, बी है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, सी है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और डी है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो देखिए जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है पूर्व अधिगम का नई स्थिति में सीखने पर, किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। क्या है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फोर्थ का बी ऑप्शन राइट आंसर है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, बी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय कारक, सी है केवल पर्यावरणीय कारक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात कर रहे हैं मानसिक वृद्धि एवं विकास, मानसिक वृद्धि एवं विकास की बात कर रहे हैं, मानसिक वृद्धि एवं विकास की बात कर रहे हैं कि निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है। तो याद रखिएगा मानसिक वृद्धि एवं विकास केवल आनुवांशिकता और केवल पर्यावरणीय कारक मत लगाइएगा, दोनों एक साथ होने चाहिए। फिर से सुनिएगा, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारक दोनों हो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट आंसर होगा, सबसे बेस्ट आंसर। तो कौन सा है? बी ऑप्शन, आनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय कारक। आनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय कारक ये मानसिक वृद्धि एवं विकास में ये इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब मानसिक वृद्धि एवं विकास किस कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय कारक के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर है, नोट कीजिए, किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है, किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कला, साहित्य, संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, बी ऑप्शन है देखिएगा, बी है चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन द्वारा, सी है अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है, किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, कला साहित्य संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, ठीक है। कला साहित्य संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा
किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है? 6 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। कला, साहित्य, संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 100 एमसीक्यूज की दूसरी वीडियो है, एक वीडियो और 100 एमसीक्यूज की है, उसे भी जरूर सॉल्व कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। नहीं किया है तो उसे जरूर सॉल्व कीजिए और अपना जो भी स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस के लिए। साथ ही साथ आपको अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल पर आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट से लगभग हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है चढ़ना, बी है दौड़ना, सी है कूदना और डी है लिखना। तो देखिएगा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण पूछ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7 का डी ऑप्शन, लिखना, ठीक है। अगर पूछते हैं कि सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण बताइए तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में डी ऑप्शन होगा, लिखना। लिखना सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, बताइएगा शारीरिक विकास का क्षेत्र है कौन सा? ऑप्शन ए है स्नायु मंडल, बी है मांसपेशियों की वृद्धि, सी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। शारीरिक शारीरिक विकास, शरीर विकास नहीं है, शारीरिक विकास है। अगर मैं शरीर विकास बोल गया हूं तो उसे शारीरिक विकास समझिए, ठीक है। तो देखिएगा शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल भी है, स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है और साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। तो कोई एक ऑप्शन हम लोग नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि तीनों के तीनों सही हैं, तो इसलिए हम लोग डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उपरोक्त सभी, ये सभी सही है, उपरोक्त सभी ये सभी सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो याद रखिएगा शारीरिक विकास का क्षेत्र उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? ऑप्शन ए है उत्तेजना, बी है क्रोध, सी है प्रेम और डी है भय। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? ऑप्शन ए उत्तेजना, बी है क्रोध, सी है प्रेम और डी है भय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा उत्तेजना, ठीक है। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना होती है, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना, उत्तेजना। राइट आंसर उत्तेजना होगा यानी ए ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां नंबर नोट कीजिए, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? देखिएगा इस क्वेश्चन में नहीं है पूछा जा रहा, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं? ऑप्शन ए है अंतर्नोद, बी है आवश्यकताएं, सी है प्रोत्साहन, डी है रटंत स्मृति, रटंत स्मृति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, पहला तो है, ठीक है, अंतर्नोद है, आवश्यकताएं हैं, प्रोत्साहन है, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं होगा? इसमें डी ऑप्शन जाएगा, क्या जाएगा? डी ऑप्शन, रटंत स्मृति। रटंत स्मृति जो है याद रखिएगा, रटंत स्मृति अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं होगा, रटंत स्मृति अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, ठीक है। अभी यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम पियाजे से रिलेटेड एक फैक्ट देख लेते हैं, हमने एक स्लाइड ऐसे ही इसमें लगा दी है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस 10th नंबर क्वेश्चन के बाद मैं एक आपको इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी मैं बताते चलता हूं, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग टॉपिक है, पियाजे जी का अलग टॉपिक है, ठीक। ये संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है, लेकिन एक स्लाइड मैंने इसलिए डाल दिया है कि इस स्लाइड से आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इस स्लाइड से आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कैसे तैयार होंगे, ध्यान दीजिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है, किससे? अवस्थाओं से, ठीक। और संज्ञानात्मक विकास याद रखिएगा ये पियाजे, पियाजे, ठीक है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, ठीक। अच्छा, जब बालक वातावरण से अंतःक्रिया करता है उसी क्रम में बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। पियाजे ने कितनी 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। पहली तो नोट कीजिएगा, पहली है
संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। और चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। चौथी औपचारिक, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष से ऊपर है। मैंने बोला कि इस स्लाइड से आपके 8 क्वेश्चन तैयार होंगे। कितने? 8 होंगे। कैसे होंगे? देखिएगा, सबसे पहले तो जो 4 अवस्थाएं हैं ना, इन चारों अवस्थाओं के नाम आप याद रख लीजिए। पूछा जाता है कि बताइए पियाजे की पहली संज्ञा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है? फिर से सुनिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था का नाम बताइए। तो आपको 4 अवस्था, वहां पर 4 ऑप्शन होंगे। राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा संवेदी पेशीय अवस्था। ध्यान दीजिएगा, पहली अवस्था जब पूछी जाए तो आपको पहला ही बताना है संवेदी पेशीय अवस्था, ये पहली अवस्था है। आप दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त या औपचारिक नहीं बता सकते, क्योंकि आपसे पहली अवस्था पूछी जा रही, ठीक है, पहली अवस्था पूछी जा रही है, तो संवेदी पेशीय अवस्था ही बताएंगे। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था बताएंगे। साथ ही दूसरा प्रश्न तैयार होता है कि ये जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक, दूसरा प्रश्न तैयार होता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न ऐसे बनेगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? ठीक, उसी तरीके से बनता जाएगा। तो दूसरी अवस्था के लिए हम लोग दूसरे वाले को टिक करेंगे, दूसरे वाले को याद रखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था है। ठीक है, दूसरी अवस्था। और चौथा प्रश्न ये बनेगा कि इसका टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड कब से कब तक है ये दूसरी अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका अवधि कब से कब तक है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की है। ठीक है, और तीसरा ये हो गए 2 पहले से, 2 दूसरे से, अब 2 इसी तरीके से तीसरे से, और 2 चौथे से बनेंगे, बन गए ना 8। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर तीसरे में भी इसी तरीके से कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष। ठीक, तो तीसरी अवस्था ये आपका बन गया 5वां प्रश्न। और छठा प्रश्न ये है कि इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब आपसे पूछा जाए कि तीसरी अवस्था कौन सी है तो उसके साथ टाइम पीरियड पूछा जाए, जरूरी नहीं है। आपसे सिर्फ तीसरी अवस्था पूछा जाएगा, हो सकता है टाइम पीरियड कोई दूसरा प्रश्न बना करके पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से ये 6 प्रश्न यहां से तैयार हुए। 7वां देखेंगे इसी तरीके से कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा दोनों नाम औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 8वां प्रश्न ये है कि चौथी जो अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, इसका टाइम पीरियड क्या है? 11 वर्ष से ऊपर। तो बन गए यहां से 8 प्रश्न, 8 प्रश्न यहां से आपके तैयार हो गए। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास, एक प्रश्न यहीं से आपका तैयार होता है। ठीक है, तो 8 से 9 प्रश्न इस स्लाइड से आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, एमसीक्यूज पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, नोट कीजिए। बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है रुचि का, बी है बौद्धिक योग्यता का, सी है प्रेरणा का, और डी है शारीरिक संगठन का। तो देखिएगा 11वें का राइट आंसर होगा, 11वें का राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्रेरणा। क्या है? बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? प्रेरणा का पड़ता है। किसका? प्रेरणा का। ठीक है, बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव प्रेरणा का पड़ता है। 11th का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? तो देखिएगा नहीं पर विशेष ध्यान, जो नहीं होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ऑलपोर्ट सिद्धांत, बी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सी है सहचर्यवाद सिद्धांत, और डी है पूर्णाकार सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑलपोर्ट सिद्धांत। ठीक है, ऑलपोर्ट सिद्धांत जो है ये सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है, सृजनात्मकता का सिद्धांत ऑलपोर्ट सिद्धांत नहीं है। कौन कौन से हैं ये आप इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, क्या है? अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ऑप्शन ए है प्रत्यास्थी हैं, ठीक है, प्रत्यास्थी हैं, बी है विकलांग हैं, सी है डिसलैक्सिक हैं, ठीक, डिसलैक्सिक हैं, और डी है सृजनात्मक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या है? सृजनात्मक है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। 13 का राइट आंसर डी ऑप्शन है, सृजनात्मक। ठीक है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, ठीक, 14 नंबर देखेंगे। बाल अपराध का कारण क्या है? बाल अपराध का कारण, ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए है
माता पिता में अनबन या कलह रहना, बी है परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सी है परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, और डी है समृद्ध परिवार। तो बताइए बाल अपराध का कारण क्या है। देखिए बाल अपराध का कारण नीचे के जो तीन ऑप्शन है, नीचे के तीन ऑप्शन है, ये बाल अपराध के कारण नहीं है। पहला ऑप्शन जो माता पिता में अगर कलह रहती है, अनबन रहती है, तो इससे बच्चा जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक बाल अपराध का कारण हो सकता है, माता पिता में अनबन या कलह रहना। ठीक है, तो याद रखिएगा माता पिता में अनबन या कलह रहना ये बाल अपराध का कारण है। और ये नीचे के जो तीन हैं ये नहीं है, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये नहीं होगा, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना ये नहीं होगा, ना ही समृद्ध परिवार होगा। ठीक, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन, माता पिता में अनबन या कलह रहना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। इसके साथ ही एक आप लोग क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि बाल अपराध की जो आयु है, ठीक है, बाल अपराध जो इसकी आयु है वो कितनी मानी गई है। ठीक है, वो कितनी मानी गई है। ठीक, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। ऑप्शन ए है पिछड़ा बालक, बी है प्रतिभाशाली बालक, सी है मंद बुद्धि बालक, और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत नोट कीजिए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, मंद बुद्धि बालक भी आता है। तो ये एक एक तो लगा नहीं सकते, राइट आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन। क्या? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक, उपरोक्त सभी, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक अगला प्रश्न है 16 नंबर, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एक बालक है वो सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ठीक, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, तो यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है सृजनशीलता, बी है प्रतिभा, सी है नटखटता। ठीक, नटखटा यहां पर लिखा है, नटखटता लिख दीजिएगा, नटखटता। ठीक, सी और डी है कलात्मकता, कलात्मकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सृजनशीलता, सृजनशीलता। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है तो ये क्या दर्शा रहा है, ये सृजनशीलता दर्शा रहा, सृजनशीलता। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर है, नोट कीजिए 17 नंबर। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, बी है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, सी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है, और डी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक, उसे और आप क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, उसे आप और प्रेरित करेंगे। गृह कार्य नहीं देना ये निगेटिव आंसर है। संतुष्ट रहेंगे, ऐसा संतुष्ट है ठीक है, लेकिन कि उसे गृह कार्य जो सबसे सुटेबल आंसर जाएगा वो क्या है कि आप उसको उसकी प्रगति के लिए, आप उसकी और प्रगति के लिए, उसकी और अच्छी इंप्रूवमेंट के लिए उसे और प्रेरित करेंगे, उसे और प्रेरित करेंगे। ठीक है, उसे और जो है आप प्रेरित करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, 17वें का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला गलत है, यानी ए ऑप्शन गलत है, बी गलत है, अभिभावकों को सूचित करेंगे बुद्धिमान है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। और डी आंसर इसका राइट आंसर होगा कि अगर आप देखते हैं एक छात्र बुद्धिमान है तो उसे और आप क्या करें, प्रेरित करें कि किस तरह से उसकी प्रगति और हो सकती है। ठीक है, किस तरीके से वो और अच्छा प्रगति कर सके। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नहीं की बात कर रहे हैं कि कौन सा, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, बी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, सी है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, और डी है, नोट कीजिएगा, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए 18 नंबर है, ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन कि अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ये जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, रटना विधि अगर इसको सुविधाजनक बनाना है, ये जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत
नहीं है, आपसे नहीं पूछा जा रहा था, तो ए ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी होंगे। ठीक, तो 18 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर, देखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित, बी है बाल केंद्रित, सी है पाठ्य पुस्तक आधारित और डी है उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, 19 का राइट आंसर होगा बाल केंद्रित। क्या होगा? बाल केंद्रित। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं 20 नंबर, पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? ऑप्शन ए है विषय वस्तु को समझाने हेतु, बी है ज्ञान प्रदान करने हेतु, सी है प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए 20 नंबर का, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं क्यों? प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए है उद्देश्य, बी है अधिगम अनुभव, सी है मूल्यांकन साधन और डी है उपरोक्त उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी या उपर्युक्त सभी। उद्देश्य भी है, मुख्य तत्व उद्देश्य भी है, अधिगम अनुभव भी है और मूल्यांकन साधन भी है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है मूल्यांकन का प्रकार? ऑप्शन ए है निर्माणात्मक, बी है योगात्मक और सी ऑप्शन है सीसीई। क्या है? सीसीई और डी है मानक। तो देखिएगा मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन मानक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूल्यांकन का प्रकार ये जो है मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक, निर्माणात्मक योगात्मक सीसीई है लेकिन मानक नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला देखेंगे 23 नंबर, अनुसंधान का कार्य है, अनुसंधान का कार्य है। तो देखिएगा क्या कार्य है अनुसंधान का? ठीक, ऑप्शन ए है समस्या का समाधान करना, बी है मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना, सी है उपरोक्त दोनों, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा अनुसंधान जो है इसका कार्य क्या होता है? समस्या का पहला काम तो ये होता है समस्या का समाधान करना और दूसरा होता है मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना। समस्या का समाधान करना और मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना ये दोनों ही अनुसंधान के कार्य हैं। तो दोनों ही हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। तो याद रखिएगा 23 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, शिक्षा अनुसंधान के आयाम है, शिक्षा अनुसंधान के आयाम है। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ आयाम, बी है अनुदैर्घ्य आयाम, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन उपरोक्त उपरोक्त दोनों, यानी उपर्युक्त दोनों या उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक, यानी शिक्षा अनुसंधान के आयाम है, अनुप्रस्थ आयाम भी है और अनुदैर्घ्य आयाम भी है, तो इसलिए दोनों हैं। तो हम राइट आंसर सी ऑप्शन लगाएंगे। राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन, क्योंकि उपर्युक्त दोनों ही शिक्षा अनुसंधान के आयाम है, शिक्षा अनुसंधान के आयाम है उपरोक्त दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर नोट कीजिए, निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन। ऑप्शन ए है किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर विद्यालय में प्रवेश से इनकार किया जाएगा। बी ऑप्शन है 60 बच्चों पर न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे। सी ऑप्शन है किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा और डी है 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए कौन सा असत्य कथन है? 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे, ये असत्य है, ये असत्य है। देखिए किसी भी बालक को आयु के सबूत अगर नहीं है उसके पास तो उसे प्रवेश से इनकार आप नहीं कर सकते, उसे प्रवेश दिया जाएगा। 60 बच्चों पर न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे, ये भी सत्य है। किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप पनिशमेंट नहीं कर सकते, शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न बच्चे को नहीं दे सकते। तो तीनों ऊपर के सही हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25 का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 26 नंबर नोट कीजिए। 26 नंबर है कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा है, छोटा बच्चा है, कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा है, छोटा बच्चा है। तो इस संबंध में क्या है, 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है 1 किलोमीटर, बी है 2 किलोमीटर, सी है 3 किलोमीटर और डी है 4 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, 1 किलोमीटर के भीतर स्थापित किया जाएगा, 1 किलोमीटर के भीतर। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1 किलोमीटर। ठीक, 27 नंबर, एक शैक्षणिक वर्ष में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस क्या है?
तो देखिएगा एक शैक्षणिक वर्ष में, ठीक है, एक शैक्षणिक वर्ष में छठी से आठवीं के लिए पूछ रहे हैं, छठी से आठवीं के लिए पूछ रहे हैं कि न्यूनतम कार्य दिवस क्या है। ऑप्शन ए है 210, बी है 220, सी है 230 और डी है 250। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 220। 220 जो है ये छठी से आठवीं के लिए कार्य दिवस है, न्यूनतम कार्य दिवस। नोट कीजिएगा ये न्यूनतम है, न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम। ठीक, तो एक शैक्षणिक वर्ष में छठी से आठवीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस 220 दिन, 220 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, सोशल लर्निंग थियरी, सोशल लर्निंग थियरी। ठीक, सोशल लर्निंग थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है ए बंडूरा, बी है आर एम गेने, सी है रूसो, डी है कोहलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है, ए बंडूरा। किसकी है, ए बंडूरा की, ए बंडूरा की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ए बंडूरा। सोशल लर्निंग थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है, ए बंडूरा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है। कैसे किया जाता है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय आप कैसे करेंगे। ऑप्शन ए है मापन से, बी है मूल्यांकन से, सी है परीक्षा से, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कोई वस्तु कैसी है यह निर्णय किया जाता है मूल्यांकन से। किससे, मूल्यांकन से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन मूल्यांकन से किया जाता है कोई वस्तु कैसी है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग करेंगे क्योंकि 100 एमसीक्यूज है, 100 है, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 30 नंबर क्या है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डॉट 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 है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन ए है 70 से ऊपर, बी है 80 से 100 के बीच में, सी है 70 से कम और डी है 90 से 109 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिएगा जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम, कितने, 70 से कम है, 70 से कम है, तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक 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 न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो 30 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन 30 का राइट आंसर होगा। ठीक है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं 31 है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ऑप्शन ए है 3 महीने, बी है 6 महीने, सी है 35 से 40 महीने और डी है 10 से 13 महीने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 10 से 13 महीने में, 10 से 13 महीने में ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, 10 से 13 महीने में। ठीक, 10 से 13 महीने में बात कर रहे हैं प्रथम सार्थक शब्द की, नोट कीजिएगा। ठीक है, प्रथम सार्थक शब्द की, प्रथम सार्थक शब्द की 10 से 13 महीने में बच्चा बोलते हैं, ज्यादातर बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा अगला 32। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 32 नंबर, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए है विकास यानी डेवलपमेंट, बी है वृद्धि ग्रोथ, सी है संतुलन इक्विलिब्रियम और डी है परिपक्वता मैचुरेशन। तो बताइएगा मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक, 32 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा वृद्धि। ठीक, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को ग्रोथ कहा जाता है यानी वृद्धि, वृद्धि यानी ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, 32 का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला देखेंगे, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। ठीक है, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं कि किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते, क्या है, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बी है उचित वातावरण प्रदान करना, सी है परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, नोट कीजिएगा, यदि आवश्यक हो तो परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना और डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बात कर रहे किशोरावस्था की, तो देखिए किशोरावस्था में समझिएगा लिंग शिक्षा की उचित ज्ञान देना, लिंग शिक्षा का भी उचित ज्ञान होना चाहिए, उचित वातावरण प्रदान होना चाहिए। ठीक है, प्रदान करना, और सी है परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना अगर जरूरत हो। तो सभी तो हैं, सभी तो हैं, तो इसका मतलब तो सभी हैं, तो उपरोक्त सभी हमें लगाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक क्या कार्य कर सकते हैं, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना अगर आवश्यक हो तो डी ऑप्शन जाएगा, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए सी टैट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, सी टैट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न सी टैट में आते हैं, तो ये वीडियो सी टैट रीट एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यदि राधा की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, ठीक, तो नोट कीजिएगा कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र दोनों ही 9 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग
वर्ग होगा तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा, बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोनों ही सेम है, कालानुक्रमिक और मानसिक दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब वो औसत होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है औसत, बी है औसत से कम, डी सी है प्रतिभावान और डी है उत्कृष्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर औसत होगा। क्या होगा, औसत। तो 34 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। स्कीमा का मतलब है, स्कीमा, स्कीमा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है अधिगम विधि, बी है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, सी है खंडन क्रियाविधि और डी है शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। क्रियाविधि, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। तो बी आंसर, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा स्कीमा का मतलब, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 35 का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? सामाजिक रचनावाद की बात कर रहे हैं, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद दर्शन। ऑप्शन ए है पियाजे, बी है कोलबर्ग, सी है वाइगॉस्की, डी है थॉर्नडाइक। तो जब भी सामाजिक की बात करें, सामाजिक रचनावाद की बात करें, राइट आंसर वाइगॉस्की होगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 36 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। 37 आनुवांशिकता की इकाई है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है जीन, बी है निषेचित अंडा, सी है युग्मज, डी है क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है। क्या है? जीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, आनुवांशिकता की इकाई जीन होगी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 38 नंबर। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? अगर बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए है एक शुरुआत, बी है अपने आप में एक अंत, सी है एक शुरुआत तथा अंत और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 38 का बी ऑप्शन, अपने आप में एक अंत, अपने आप में एक अंत। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक है, अपने आप में एक अंत। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक, तो नहीं की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है वृद्धि और विकास दो अलग आयाम है, बी है वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, सी है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है और डी है विकास सतत प्रक्रिया है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 39 का ए, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा वृद्धि और विकास दो अलग आयाम है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। ठीक, ये भी सही है। विकास सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये सही नहीं है। आपको वही टिक करना था आंसर जो सही नहीं है। ठीक है, जो सही ना हो वही टिक करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। 39 का राइट आंसर बी ऑप्शन, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है विकास पूर्वानुमेय होता है, बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सी है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और डी है विकास रेखीय गति है। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, विकास रेखीय गति है, विकास रेखीय गति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, मानव विकास के संबंध में ये कथन गलत है। ठीक है, गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे 41, निम्न में से किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता। तो जब भी मिथ्या परिपक्वता पूछे तो राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। तो देखिएगा ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है किशोरा, डी है प्रौढ़ा। तो राइट आंसर बाल्यावस्था, मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 41 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 42, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास की तीव्रता, बी है दूसरों पर निर्भरता, सी है मानसिक विकास में तीव्रता और डी है नैतिकता। तो देखिए शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, इसमें नैतिकता नहीं होती है, तो नैतिकता का ना होना, नैतिकता का ना होना, ठीक है, डी ऑप्शन दे रहे हैं, नैतिकता का ना होना, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन ये जो विशेषता, देखिए मैं विशेषता की बात कर रहा हूं, सही है कि बात समझिएगा, यहां पर गलत मतलब मत निकालिएगा। देखिए शैशवावस्था की विशेषता नहीं है पूछी जा रही है आपसे, प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो जो नहीं है वो है नैतिकता का ना होना, नैतिकता का ना होना, ये तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा नैतिकता का ना होना, सॉरी नैतिकता का होना, अगर मैंने ना होना बोल दिया है, ठीक है, तो देखिए नैतिकता का होना ये जो है विशेषता नहीं होगी। ठीक, शैशवावस्था की विशेषता नैतिकता का होना ये नहीं होगी। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होंगी? ठीक है, विशेषताएं कौन कौन सी होंगी जरा समझिएगा। विशेषताएं होंगी शारीरिक विकास की तीव्रता होगी, ठीक, शारीरिक विकास की तीव्रता होगी, फिर से समझिएगा, शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, मानसिक विकास में तीव्रता है, ये सभी इसकी विशेषता है, लेकिन इसमें विशेषता कौन सी नहीं होगी? वो है नैतिकता का होना। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है,
तो विशेष नैतिकता का होना ये इसकी विशेषता नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, विशेषता ये नहीं होगी नैतिकता का होना। तो 42 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न अगला है 43 नंबर, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक चार मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं। ठीक, बात कर रहे हैं भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक चार मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं। प्रथम वर्ष तक, बी है 4 वर्ष तक, सी है 2 वर्ष तक, डी है 5 वर्ष तक। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 43 की बात कर रहे हैं तो भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक ये जो चार मुख्य संवेग हैं, ये जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। ठीक है, 2 वर्ष तक भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा ये जो है चार मुख्य संवेग विकसित हो जाते हैं शिशु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक चार मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं 2 वर्ष की उम्र तक, 2 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 43 का सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न है नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं। नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन ए है सहचर्य खेल, बी है सहकारी खेल, सी है समानांतर खेल और डी है इंद्रिय व गत्यात्मक खेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इंद्रिय व गत्यात्मक खेल। इंद्रिय व गत्यात्मक खेल में नवजात शिशु स्वयं को सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न 45, किस अवस्था में मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था और डी है पूर्व बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर है, मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न 46, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए ऑप्शन ए है जन्म पूर्व का समय, बी है मध्य बचपन का समय, सी है प्रारंभिक बचपन का समय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 46 का राइट आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। याद रखिएगा भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय क्या है, प्रारंभिक बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 47, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नियम नहीं है, बात कर रहे हैं नहीं की। ऑप्शन ए समानता, बी है अभिप्रेरणा, सी है भिन्नता, डी है प्रत्यागमन, प्रत्यागमन। ठीक, तो राइट आंसर इसका नोट कीजिएगा, 47 का है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। ठीक है, वंशानुक्रम का नियम कौन नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है। नियम कौन सा नहीं है, अभिप्रेरणा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 नंबर, 48 नंबर है अधिगम की उपयुक्त परिभाषा। अधिगम की उपयुक्त परिभाषा है क्या है, अन्य लोगों के साथ कार्य करना, बी है आदेशों का पालन करना, सी है तथ्यों को रटकर याद करना और डी है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए अधिगम की उपयुक्त परिभाषा पूछ रहे हैं ना, उपयुक्त परिभाषा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये अधिगम की उपयुक्त परिभाषा होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है मगर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने करवाया था लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के बेस्ड पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, बी है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका 49 नंबर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। 50 नंबर देखिएगा, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है किसे, समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत या सी है औपचारिक नियमों का सिद्धांत, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है किसे, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। 50 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, 50 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखिएगा, ये 100 MCQs की दूसरी वीडियो है, एक वीडियो और भी 100 MCQs की है, जरूर सॉल्व कीजिए और उसका भी जो आपका स्कोर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप पूरी प्लेलिस्ट वॉच कीजिए, यहाँ से आपकी पूरी CDP
पूरी की पूरी सीडीपी आपकी तैयार हो जाएगी अगर आप सभी प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हैं, प्लेलिस्ट के सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपकी सीडीपी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक, सीडीपी बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी। तो जरूर सॉल्व कीजिएगा हर एक प्रैक्टिस सेट को। तो देखिएगा, क्लासिकी अनुबंध में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है? क्लासिकी अनुबंध में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया, ऑप्शन ए है यूसीएस, बी है सीएस, सी है सीआर और डी है यूसीआर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सीआर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है सीआर। ठीक, सीआर। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है, ऑप्शन ए है उत्तेजित अनुक्रिया सिद्धांत, बी है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सी है क्रमबद्ध सिद्धांत, डी है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। ये बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बैंडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? नहीं है, देखिएगा नहीं है। ठीक, तो कौन सा एक नहीं है? बैंडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है, बैंडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है, बैंडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए है प्रलोभक, बी है प्रतिमान, सी है संकेत और डी है स्थानापन्न पुनर्बलन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, प्रलोभक। देखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रलोभक। ठीक है, तो याद रखिएगा बैंडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में कौन सा एक घटक नहीं हुआ? प्रलोभक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 54 नंबर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, अगर आप पूरी वीडियो पीछे आपने पूरी वीडियो अभी देखी है या इससे पहले का प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का सॉल्व किया है तो इस तरह से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने वहां पर करवाया है। और इस वीडियो में भी पियाजे के जो भी अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की, सभी अवस्थाओं के बारे में हमने डिस्कस की है। याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो भी 4 अवस्थाएं थी उन सभी को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछ रहे हैं। तो देखिएगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि, ऑप्शन ए है जन्म से 2 साल, बी है 2 से 7 साल, सी है 4 से 8 साल और डी है 5 से 8 साल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 54 का बी ऑप्शन 2 से 7 साल। 2 से 7 साल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा 54 का बी ऑप्शन 2 से 7 साल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। सीखने के वक्र कितने प्रकार के हैं? सीखने के वक्र कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए है 2 प्रकार, बी है 3 प्रकार, सी है 4 प्रकार, डी है 5 प्रकार। राइट आंसर होगा 4 प्रकार के। सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 54 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 54 का राइट आंसर सी ऑप्शन, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, सी ऑप्शन। देखिएगा ये जो 4 प्रकार हैं कौन कौन से हैं, ये भी नाम भी आपको याद रखने हैं। ऑप्शन ए नाम भी याद रखने हैं। पहला है सरल रेखीय वक्र। पहला क्या है वक्र? सरल रेखीय वक्र। बी है उन्नतोदर वक्र। सी है मतलब कि पहला है सरल रेखीय वक्र, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, तीसरा है नतोदर वक्र और चौथा है मिश्रित वक्र। ठीक है, मिश्रित वक्र। तो ये जो 4 हैं ये 4 प्रकार के वक्र हैं। ठीक है, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, और चारों के यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए हैं, चारों के नाम लिख दिए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक, ये चारों वक्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये तो इससे संबंधित फैक्ट हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है 56। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मानसिक मंदता, बी है स्वलीनता, सी है एडीएचडी और डी है डिसलैक्सिया। तो देखिएगा विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण क्या है? 56 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन डिसलैक्सिया। देखिएगा निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा डिसलैक्सिया। क्या होगा? डिसलैक्सिया होगा। क्या होगा? डिसलैक्सिया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 57 नंबर। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ठीक, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण ऑप्शन ए है ब्रूनर, बी है सैमुअल क्रिक और सी है केरन हॉर्नी, डी है कार्ल रोजर। किसका है अधिगम निर्योग्यता का जो लक्षण है, ये किसने दिया? तो राइट आंसर इसका होगा 57 का बी होगा सैमुअल किर्क ने अधिगम निर्योग्यता का लक्षण दिया। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण किसने दिया? सैमुअल किर्क ने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। निम्न में से कौन स्वालीनता के लक्षण है? स्वालीनता के लक्षण ऑप्शन ए है कमजोर सामाजिक व्यवहार, बी है रूढ़िबद्ध व्यवहार, सी है कमजोर संप्रेषण और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 58 का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्वालीनता के लक्षण ये सभी हैं, कमजोर सामाजिक व्यवहार भी है, रूढ़िबद्ध व्यवहार भी है और कमजोर संप्रेषण भी है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा डी ऑप्शन। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। देखिएगा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। देखिए यहाँ पर अभी पीछे था कि किसने दिया है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण किसने दिया, तो सैमुअल किर्क, याद रखिएगा सैमुअल किर्क, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर इसके लक्षण पूछे जाएं, ठीक है, लक्षण पूछे जाएं, ठीक, अधिगम निर्योग्यता के लक्षण कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए है अवधान संबंधी बाधा विकार, अवधान संबंधी बाधा विकार, और बी है अभिप्रेरणा का अभाव, सी है भागने की प्रवृत्ति, और डी है अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण इनमें से कौन सा है, अधिगम निर्योग्यता का जो लक्षण है वो इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर होगा 59 का राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा 59 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। याद रखिएगा अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, अवधान संबंधी बाधा विकार, अवधान संबंधी बाधा विकार, ठीक, 59 का राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, अवधान संबंधी बाधा विकार। 60 नंबर है, कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होगा, कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन ए है प्रतिमा, बी है प्रतीक, सी है संप्रत्यय, और डी है भाषा। तो चिंतन में शामिल नहीं होगा, चिंतन में सम्मिलित नहीं होगा, राइट आंसर 60 का डी नंबर होगा, भाषा, भाषा, ठीक, भाषा सम्मिलित नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 61। श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है, ठीक है। तो देखिएगा श्याम है वो प्रत्येक वस्तु के गुण दोष जो भी होते हैं उन्हें देखता है और उसके बाद ही खरीदता है। तो यह उदाहरण किसका है, ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, बी है आलोचनात्मक चिंतन, सी है जटिल चिंतन, और डी है स्वली चिंतन, स्वली चिंतन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आलोचनात्मक चिंतन, इसका आंसर होगा आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। 61 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है 62। किस विद्वान ने व्याकरण सीखने की अंतर्निहित तत्परता पर बल दिया तथा भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया, प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया, किस विद्वान ने। तो ऑप्शन ए है विटेनर, बी है सेंद्रोग, बी है सी है बेरोन, और डी है चोमस्की। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, चोमस्की, चोमस्की राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 63। यदि बालक से पूछा जाए कि 5 से दोगुना करने पर क्या आएगा, तो इसके उत्तर देने में निहित चिंतन उदाहरण होगा। ऑप्शन ए है आलोचनात्मक चिंतन, बी है सृजनात्मक चिंतन, सी है अभिसारी चिंतन, और डी है स्वली चिंतन। तो 63 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बालक से पूछा जाए कि 5 से दोगुना करने पर क्या आएगा, तो इसके उत्तर देने में निहित चिंतन उदाहरण होगा किसका, अभिसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन। 63 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। 64 नंबर है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने। ऑप्शन ए है हिपोक्रेट्स ने, बी है कैटल ने, सी है सेल्डन ने, और डी है मन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए 64 का हिपोक्रेट्स ने, किसने, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। सेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, सेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ऑप्शन ए है गोलाकृति, बी है लंबाकृति, सी है आयताकृति, और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का 65 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। सेल्डन ने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं ये उपरोक्त सभी हैं, गोलाकृति भी है, लंबाकृति और आयताकृति, ये सभी हैं, ठीक। 65 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 66। निम्न में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है, नहीं है पूछ रहे हैं, व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन ए है सुडोल काय, बी है कलात्मक, सी है सैद्धांतिक, डी है सामाजिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 66 का राइट आंसर होगा सुडोल काय, क्या होगा, सुडोल काय। ये स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 67। पराहम व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, पराहम व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है धार्मिक, बी है नैतिक, सी अतार्किक, डी है मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो इस क्वेश्चन का 67 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नैतिक, नैतिक इसका राइट आंसर है, नैतिक, यानी 67 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन। ऑप्शन ए है साक्षात्कार द्वारा, बी है आत्मकथा द्वारा, सी है अवलोकन विधि द्वारा, डी है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन, 68 का डी ऑप्शन राइट होगा, 68 का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न 69। यह करो यह ना करो, ठीक, यह करो यह ना करो, ठीक है, कौन कहता है। पराहम, बी है इदम, सी है अहम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पराहम, पराहम, ठीक। देखिए कहीं कहीं परम अहम भी लिखा होगा, कहीं कहीं परम अहम भी लिखा होगा,
तो भी आप राइट आंसर इसी को ही टिक करेंगे। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, पराहम ही परम अहम हिंदी में लिख करके आए तो राइट आंसर तब भी आप इसे ही सेलेक्ट करिएगा। ठीक, यह करो या यह करो यह ना करो, कौन कहता है? पराहम। कौन कहता है? पराहम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 69 का ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? ऑप्शन ए है रचना प्रवृत्ति, बी है संचय प्रवृत्ति, सी है काम प्रवृत्ति और डी है समूह प्रवृत्ति। राइट आंसर होगा काम प्रवृत्ति। ठीक, फ्रायड ने सबसे अधिक बल दिया है काम प्रवृत्ति पर, काम प्रवृत्ति। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है 71, समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है, समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है। ऑप्शन ए है सामाजिकता का, बी है आचरण का, सी है बुद्धि और मानसिक शक्तियों का, डी है शारीरिक स्वास्थ्य का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा सामाजिकता का। समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है सामाजिकता का, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 72, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हरमन रोसा, बी है लियोपार्ड बेलक, सी है मॉर्गन ए मुर्रे, डी है होल्ड्समैन। तो देखिएगा 72 का राइट आंसर होगा मॉर्गन ए मुर्रे। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन ए मुर्रे के द्वारा दिया गया, मॉर्गन ए मुर्रे के द्वारा दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या है, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या है। ऑप्शन ए है 10, बी है 20, सी है 30, डी है 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो टीएटी परीक्षण है, इस क्वेश्चन में याद रखिएगा टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या 30 होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 73 का सी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं? ऑप्शन ए है आत्म अभिप्रेरणा, बी है उद्यमी सामर्थ्यता, सी है परानुभूति और डी है संबंधों का संचालित करना, संबंधों को संचालित करना। ऑप्शन देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन उद्यमी सामर्थ्यता। उद्यमी सामर्थ्यता जो है ये संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता, उद्यमी सामर्थ्यता। ठीक, बी ऑप्शन 74 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 75, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन ए है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बी है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, सी है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है और डी है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिएगा, ए ऑप्शन होगा, क्या होगा? ए ऑप्शन होगा बुद्धि कई प्रकार की होती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है बुद्धि कई प्रकार की होती, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, 75 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी हैं, गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं कितनी दी हैं? ऑप्शन ए 125, बी है 120, सी है 132, डी है 140। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा 120। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं 120 दी हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? यहां पर आपको ध्यान देना है नहीं करती है। ठीक, ऑप्शन ए है शारीरिक गत्यात्मकता, बी है संगीतिक, सी है भाषाई और डी है सांस्कृतिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 77 का डी ऑप्शन सांस्कृतिक। ठीक, तो याद रखिएगा सांस्कृतिक जो है ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती। कौन सी बुद्धि? सांस्कृतिक बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 78 नंबर, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए, बी है मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, सी है मानसिक वृद्धि के अध्ययन के लिए और डी है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए। तो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता, किसके लिए नहीं किया जाता है? आपको यहाँ पर फिर से ध्यान देना है, जो नहीं वर्ड है इसको फिर से, ठीक, तो देखिएगा नहीं वर्ड पर ध्यान देना है। बी ऑप्शन राइट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता? मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर, एक बालक की वास्तविक आयु 15 वर्ष है तथा मानसिक आयु 21 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मानसिक आयु भी दिया है 15 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु 15 वर्ष है। फिर से सुनिएगा, वास्तविक आयु 15 वर्ष है और मानसिक आयु 21 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन ए 140, बी 120, सी है 130 और डी है 125। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, 120 होगी। 79 का 140 होगा, 140। ठीक, 140 होगा, 140। 79 का राइट आंसर ए होगा 140। कैसे होगा देखिएगा, इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला है, क्या है फार्मूला? फार्मूला देखिएगा, ये है फार्मूला, यहाँ पर नोट है, देखिएगा जरा फिर से मैं दिखा रहा हूँ इसको।
नोट है, ये बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु कितनी है? 15, सॉरी, मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु इनकी है, देखिएगा, मानसिक आयु यहाँ पर है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष है। मानसिक आयु इनकी है 21 वर्ष और वास्तविक आयु कितनी है? 15 वर्ष है। 15 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंटू 100 करना है। क्या करना है? इंटू 100 करना है, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा, ए आएगा 140, ए आएगा 140, ठीक। तो याद रखिएगा, फार्मूले में रख करके आपको सॉल्व करना है, फार्मूले में रख करके सॉल्व करना है। 5 से इसको कट कर दीजिए, ठीक है, 3 से कट 5 से कट कर दीजिए। 5 3 जा कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 और ये 20, ठीक। इसके आगे ये आप यहाँ पर 3 से इसको 7 टाइम में कट कर सकते हैं। 7 इंटू 20 करेंगे, 7 इंटू 20 करेंगे तो 140 आएगा, 140 आएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया। फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु कितनी है? 21 वर्ष है। कितनी है? 21 ऊपर रखिए, बटे वास्तविक कितनी है? 15 है, नीचे रखिए और इंटू 100 कर दीजिए ना, इंटू 100, ठीक। अब इसे 5 से कट कर दीजिए, 5 3 जा 15 और ये 5 से कट करेंगे 20 टाइम में, 20 टाइम में, ठीक। और ये 3 से 21 को 7 टाइम में कट कर देंगे। अब क्या बचा? यहाँ पर बचा है 7 और 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 20 का तो कितना आएगा? 140 ही तो आएगा। 140 कितना आएगा? 140 ही तो आएगा। जब 7 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 140, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। याद रखिएगा 79 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 140 होगी बुद्धि लब्धि, ठीक। और 140 वाला जो अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 140 है तो वो कैसा होगा? प्रतिभाशाली होगा, प्रतिभाशाली, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? देखिएगा, 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो यहाँ पर मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु है 14 वर्ष। तो मानसिक आयु 14 ऊपर रखा, नीचे 10 रखा और गुणे में हमने 100 कर दिया, गुणे में 100 कर दिया, ठीक है। गुणे में 100 किया तो 10 से 1 0 कट गया और सीधे 14 से यानी 14 से 10 का गुणा किया तो 140 हो गया। अब अगर 140 है किसी की बुद्धि लब्धि, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली ही तो कहलाएगा, प्रतिभाशाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। 80 का राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, 80 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 81 देखेंगे। बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने, बी है स्पीयरमैन, सी है थर्स्टन, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 81 का? 81 का राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने जो है, अल्फ्रेड बिने ये बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक। आपको यहां पर फिर से ध्यान देना है कि द्विकारक के कौन है? एकल के तो ये है अल्फ्रेड बिने या एक तत्व सिद्धांत के अल्फ्रेड बिने, लेकिन द्विकारक सिद्धांत अगर आ जाए तो स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे 82। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या है? क्रिया को प्रारंभ रखने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, बी है अधिगम, सी है सृजन, डी है संतुलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 82 नंबर है, 82 का राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा, हाँ अभिप्रेरणा, ठीक। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्रिया को प्रारंभ रखने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन ए है भूख, बी है नींद, सी है आदत, डी है प्यास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? 83 का राइट आंसर होगा आदत, आदत, आदत जो है ये जन्मजात प्रेरक नहीं। 83 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन 83 का राइट आंसर होगा, जन्मजात प्रेरक आदत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर, 84 नंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? प्यास, प्यास, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास। ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्ति, बी है प्रेरण, सी अंतर्नोद और डी है आवश्यकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अंतर्नोद। क्या होगा? अंतर्नोद, यानी अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? अंतर्नोद है। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न 85। विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी देने से विद्यार्थी क्या होते हैं? नियमित हो जाते हैं, देखिएगा, नियमित हो जाते हैं या फिर हतोत्साहित हो जाते हैं। सी है प्रसन्न हो जाते हैं और डी है उत्साहित होकर अच्छा कार्य करते हैं। तो देखिएगा, अगर विद्यार्थी को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी हम देते हैं तो विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? विद्यार्थी उत्साहित होकर अच्छा कार्य करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उत्साहित होकर अच्छा कार्य करने लगते हैं। तो उनके प्रगति के विषय में जानकारी हमें देते रहना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी देते रहना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, अगला है
86 का डॉट 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। डॉट 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में एकदम खामोशी, बी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और डी है शिक्षकों द्वारा उसका उपचारात्मक कार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा 86। अगला देखते हैं 87, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प की शिक्षा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसे? पिछड़े बालकों को, बी है मंद बुद्धि बालकों को, सी है सामान्य बालक को, डी है प्रखर बुद्धि बालक को। तो देखिएगा हस्तशिल्प, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है मंद बुद्धि बालक को, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हस्तशिल्प शिक्षा किसे दी जाती है, किसे दी जानी चाहिए? तो याद रखिएगा मंद बुद्धि बालक। अगला प्रश्न देखते हैं 88, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? नोट कीजिएगा ब्लैक बोर्ड योजना, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1990, बी है 1991, सी है 1992, सी है और डी है 1993। तो राइट आंसर क्या होगा? 1992। तो 1992 में ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की, ठीक है, 1992। अगला प्रश्न देखते हैं 89, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1962, सी है 1972 और डी है 1976। तो बात कर रहे हैं समवर्ती सूची में कब लाया गया शिक्षा को, तो राइट आंसर इसका होगा, देखिएगा 1976 होगा, राइट 1976। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। अगला प्रश्न 90 नंबर देखते हैं, निम्न में से गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोफका, बी है मैक्स वर्दाइमर, सी है कोहलर और डी है ब्राउन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैक्स वर्दाइमर। इन्हें जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। अगर गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता पूछे जाएं, जन्मदाता, तो मैक्स वर्दाइमर बताइएगा, मैक्स वर्दाइमर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बी इसका 90 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 91, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बी है पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, सी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए और डी है पूछने से रोकना चाहिए। तो इसका तो सीधा सा आंसर है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न 92, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 92, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह देखा जाता है। ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बी है खाली स्लेटों के रूप में, सी है छोटे वयस्कों के रूप में और डी है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 92 की बात कर रहे हैं सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। 92 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ठीक। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। 92 का राइट आंसर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 93, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि, बी है एक निष्क्रिय गतिविधि, सी है एक अनुबंधित गतिविधि, डी है एक व्यक्तिगत गतिविधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, लेव वाइगोत्स्की। मैंने बताया था लेव वाइगोत्स्की का नाम जैसे ही आए आप सामाजिक पर ध्यान दीजिए, सामाजिक पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, सामाजिक किस में मिल रहा है? ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि, ठीक। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर है 93। अगला प्रश्न देखते हैं 94, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अवधि, बी है सी है और बाल्यावस्था की समाप्ति, डी है किशोरावस्था। 94 की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशोरावस्था, ठीक है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 95 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? गणितीय प्रक्रम नहीं है। ऑप्शन ए है मानस दर्शन, बी है कंठस्थ करना, सी है आकलन करना, डी है पक्षांतरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कंठस्थ करना। क्या है ये जो कंठस्थ करना है? सुनिएगा, कंठस्थ करना ये गणितीय प्रक्रम, गणितीय प्रक्रम का गणितीय प्रक्रम नहीं है, गणितीय प्रक्रम नहीं है। याद रखिए, गणितीय प्रक्रम कौन नहीं है? कंठस्थ करना, कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं है। 95 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 96 नंबर देखिएगा, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है
अनुभव लाती है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ऑप्शन ए है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सी है उन्हें अस्वीकार अस्वीकार करना चाहिए, डी है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। देखिएगा एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे शामिल कर लेना चाहिए और उसका संचय करना चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 97। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। ठीक, मौखिक संवाद, ठीक, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, अपने आप से खुद से करते हैं, उन्हें लेव वाइगोस्की के अनुसार लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, बी है भ्रांत वार्ता, सी है समस्यात्मक वार्ता, डी है अहम केंद्रित वार्ता। तो देखिएगा इसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, खुद से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, लेव वाइगोस्की इसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। ठीक, वो खुद से बात कर रहे हैं। मौखिक संवाद में जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। निम्न में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषता करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषता करता है। ऑप्शन ए है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बी है विलंबित अनुकरण, सी है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, सी है डी है वर्तुल प्रक्रिया प्रतिक्रिया, वर्तुल प्रतिक्रिया। ठीक है, फिर से देखिएगा ऑप्शन, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बी है विलंबित अनुकरण, सी है विचारों की अनुत्क्रमणीयता और डी है वर्तुल प्रतिक्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 98 का सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, विचारों की अनुत्क्रमणीयता ये जो है, ठीक है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता करता है। ठीक, 98 का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 99। जेंडर, जेंडर 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 की बात कर रहे हैं। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, बी है एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है और डी है एक जैविक निर्धारक है। तो देखिएगा जेंडर की बात कर रहे हैं, जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक, तो याद रखिएगा आर्थिक अवधारणा, जैविक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक सत्ता, ये सब गलत है। जेंडर क्या होता है, एक सामाजिक संरचना होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर, 99 का राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं 100 नंबर। ठीक है, तो देखिएगा जिन लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी है उन्हें काफ़ी यहाँ से काफ़ी उनकी जो है तैयारी में सुधार हुआ होगा। ठीक है, उन्होंने देखा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से 100 MCQs की एक वीडियो और है, उसे भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए पहले हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। ऑप्शन ए है विद्यालय, बी है सरकार, सी है मीडिया और डी है परिवार। बात कर रहे हैं, नोट कीजिएगा, प्राथमिक प्राथमिक समाजीकरण माध्यम। तो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम कौन होता है, प्राथमिक समाजीकरण माध्यम की बात कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है परिवार। कौन है, परिवार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, परिवार प्राथमिक समाजीकरण माध्यम में आता है। ठीक है, तो ये थे 100 MCQs। ठीक है, ये थे टॉप 100 MCQs जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं में लगभग ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये पूरा किया होगा तो आपका सीडीपी, ध्यान से सुनिएगा, सीडीपी जो है पूरी रिवाइज हो गई है। ठीक, पूरी रिवाइज हो गई है। लगभग जो स्लैब आपके सिलेबस से हर एक टॉपिक से प्रश्न रखने की कोशिश की गई, हर एक टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न रखने की कोशिश की गई इन 100 MCQs में। ठीक है, आप लोग दूसरी वीडियो भी सॉल्व कीजिए जो 100 MCQs की है, एक वीडियो और पहले, उसे भी सॉल्व कीजिए। ठीक, इसके अलावा अन्य जो प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, डेसिमल चैनल पर, आपको डेसिमल चैनल पर जो अन्य प्रैक्टिस सेट हैं डेसिमल पर, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर जो भी प्रैक्टिस सेट है उन्हें सॉल्व कर डालिए। देखिएगा आपकी तैयारी एकदम उम्दा हो जाएगी, बिल्कुल मस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आपकी तैयारी नंबर 1 हो जाएगी एकदम। आपके 30 क्वेश्चन में आराम से आप वहां पर 30 में 30 गेन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बस इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। अगर आपका स्कोर 100 में कम आता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहिए, जरूर एग्जाम में आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये 100 MCQs की है, 100 MCQs की है। साथ ही साथ 30 MCQs की भी वीडियो है, 30 MCQs की भी वीडियो है, उन्हें भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, 30 MCQs की भी वीडियो है, उन्हें भी सॉल्व कीजिए। ये तो 100 की है। ठीक, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें आप सॉल्व करिए और उनका जो आंसर है, जो स्कोर है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट्स की भी वीडियो है, अन्य सब्जेक्ट्स की भी वीडियो है, वो हिंदी ले लीजिए, हिंदी है, पॉलिटी है, ठीक है, ज्योग्राफी है
और इन्वायरमेंट भी है, सुनिए इन्वायरमेंट की भी वीडियोस हैं, इन्वायरमेंट की भी वीडियो हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी आता है आपके सिलेबस में, इन्वायरमेंट भी है, तो इन्वायरमेंट की भी वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जमकर शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जो आपका स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, ठीक, वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक, तब तक जो पूरे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो 100 क्वेश्चन है, इनके माध्यम से जो पूरी सीडीपी है वो आपकी कवर होने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक। तो अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए और साथ ही साथ इनके नोट्स भी बनाते चलिए, इनके नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यूज़, टॉप 100 एमसीक्यूज़, ठीक है, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये इतने किए होंगे तो 120 से 125 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, ठीक, 120 से 125 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, ठीक। इनके नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्वेश्चन को तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसे बिल्कुल इसी तरीके से तैयार रखिए, इसी तरीके से तैयार रखिए, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।